वंदन आभार में अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। देवियों और सज्जनों, देखिए आमतौर पर जब किसी महिला के साथ कोई अनहोनी या कोई अत्याचार की घटना घट जाती है तो अक्सर वो महिला उस हादसे को, उस अन्याय को अपनी नियति का खेल मानकर अपनी उस पीड़ा के साथ सारी जिंदगी घुट घुट के जीती रहती है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी साहसी महिलाएं भी होती हैं जो अपने साथ हुए हादसे को अपनी नियति का खेल मानने से इनकार कर देती हैं और घुट घुट के जीने को अस्वीकार कर देती हैं। वो आवाज उठाती हैं, एहसास कराती हैं, विश्वास दिलाती हैं कि जो हादसा उनके साथ हुआ है फिर कभी किसी और महिला के साथ नहीं होने देंगी। हमारी आज की कर्मवीर सुनीता कृष्णन एक ऐसी शख्सियत है जो खुद स्वयं साक्षात इस बात का प्रतीक है कि जुल्म का जवाब मुंह छिपाना नहीं होता बल्कि मुंह तोड़ जवाब देना होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस कर्मवीर को। सुनीता जी से मुलाकात और बातचीत हम कुछ ही देर में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट है जालिम साहिब जी, इनके साथ हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। जालिम साहिब जी खोरमा छत्तीसगढ़ में एक प्राइवेट कंपनी में एजेंट हैं। कल तक इन्होंने 10,000 रुपये जीत लिए थे। इनकी सभी लाइफलाइन सुरक्षित हैं। बहुत बहुत बधाई और आपका एक बार फिर स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाए इनके लिए देवें और सज्जनों। कल जब हम इनसे बात कर रहे थे देवियों और सज्जनों, तो हमने इनसे पूछा कि आपका नाम ये जालिम कैसे पड़ गया? जालिम नाम कैसे पड़ा है? पटवारी रहते थे हम लोग के यहाँ सर, पंडित जी थे, वही नाम रख दिए जालिम। कौन है ये पटवारी जी? क्या है सर, आप जालिम लग नहीं रहे हैं, बहुत ही नेक इंसान लग रहे हैं। कंप्यूटर जी, इनका नाम हम नेक ही रखेंगे, जालिम नहीं रखेंगे। धन्यवाद सर। अच्छा वर्ड है ना। और जब हमने अपने एक्सपर्ट जी से बात की, राहुल देव जी, जालिम सिंह जी को आपने ठीक कहा कि कहीं से भी जालिम नहीं है, बहुत सौम्य है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा नाम है सर। सौम्य, जालिम नहीं बोलेंगे हम। जी 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 ठीक सर, है जी, जी। सौम्य बोलेंगे या नहीं? राहुल देव जी ने बोल दिया है, बहुत ही सौम्य नाम है, सौम्य नेकी जी। और अब से हम आपको सौम्य नेकी ही बुलाएंगे। तो सौम्य नेकी जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। सारे नियम तो आपको मालूम है जी। और आपको हम बता दें कि हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी, देखिए ये भारतीय भाषाओं के गुणी और ज्ञानी हैं और उनके संरक्षण और प्रचार के लिए, भाषाओं के संरक्षण और प्रचार के लिए अपना सक्रिय योगदान वो देते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राहुल देव जी। धन्यवाद बलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सौम्य जी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से कल इनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी, आज आशा करता हूं कि ये जम के जीतेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल देव जी। तो हमारे साथ रहेंगे राहुल देव जी। लेट्स प्ले। तो सौम्य नेकी जी, आपके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले वो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। कविता महाशय, एक वीडियो दिखाया जाए इनके ऊपर। मेरा नाम जालिम शाह है, ग्राम खोरमा, पोस्ट प्रतापपुर में रहता हूँ। मेरे मिसेज का नाम शशिकला है। हम 2012 में मिले थे। 2012 में मैं राम कुमार कुशवाहा के यहाँ गाड़ी चलाता था और उनके भाई की लड़की शशिकला थी और उनको मैं देख के पसंद करने लगा। हम लोग का अफेयर चलते चलते हम लोग 2015 में शादी कर लिए भाग के। हम लोग प्रतापपुर वापस आ गए तो समाज का बहुत बड़ा दिक्कत हो गया यहाँ। मेरी मिसेज कुशवाहा जात की जनरल में आती है और मैं एक आदिवासी चेरवा जात का हूँ। गांव वाले जो हम लोग के जाति समाज के हैं वो लोग बोले कि अदर कास्ट की लड़की आप लोग के यहाँ है, हम लोग आपके यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे। पूजा करते हैं तो हम लोग सभी अंदर जाते हैं, मेरी मिसेज अंदर नहीं जाती। खाना पीना इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि बुजुर्ग जो घर में हो खाना बनाने नहीं देते हो। जो भीतर पूजा करते हैं, मतलब जो देवी देवता है, वहाँ भी नहीं घुस सकती हूँ मैं।
कौन बनेगा करोड़पति में न कोई जेक होता है, जुगाड़ होता है, न कोई कोटा होता है। और सेलेक्ट होने के लिए अपना हुनर जिसके पास है वही कौन बनेगा करोड़पति में आ सकता है। मेरे आ जाएंगे कौन बनेगा करोड़पति में मतलब खेलने, तो वहाँ जाके मेरे को भी खुश हो, मेरे परिवार वाले को भी मतलब देख के अच्छा लगे कि देखो जिसको भगा के ले गया वहाँ जाके बैठा तो है। स्वामी नेकी जी, पहला तो ये कि हम जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि आप गाड़ी चला रहे थे, ड्राइवर थे जी, आप, ड्राइवरी करता था। और जिनकी ड्राइवरी कर रहे थे उनके भाई की लड़की थी बेटी जो थी जी। उनको आपने देखा जी और आपने अपना दिल की बात उनको इजहार की जी और समय चलते आप दोनों ने ब्याह कर लिया। जी, भाग के शादी किए थे। भाग के शादी किया इसलिए क्योंकि समाज आप दोनों को एक साथ नहीं करना चाहता। जी, रिपोर्ट भी कर दिए थे ना उनके घर वाले, पूरा दोस्त लोग सपोर्ट किए कि भाई तुम लोग को नाम से रिपोर्ट हो गया है, बच के रहना नहीं तो डाल देंगे अंदर, तुम तो जमानत भी नहीं हो पाएगा तेरा। तो फिर एक दोस्त से तो बताया कि नहीं आर्य समाज में शादी होता है तो वहाँ तुमको प्रमाणित हो जाओगे और तुमको कोई अलग भी नहीं कर पाएगा। फिर जाके हम लोग आर्य समाज बिलासपुर में शादी किए थे। तो आजकल भी आपके उधर गांव वगैरह में जाति पाति का बंधन बहुत ज़्यादा है, देहात में तो बहुत ज़्यादा है। मगर हैं तो इंसान हैं, मैं समझता हूँ। और आपकी पत्नी है जी तो मतलब घर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकेंगे। जी, पूजा वाला वहाँ अंदर तो प्रवेश नहीं करने देते हैं अभी तक भी। पूजा का स्थान जो है बड़ा पवित्र होता है, घर वाले नहीं समझते हैं ना। तो भगवान जी के यहाँ अगर आप जा रहे हैं जी तो भगवान जी क्या जात पात में मानते हैं? नहीं, मंदिर में तो नहीं मानते हैं कोई। फिर क्यों रोका जा रहा है? अब घर वाले हैं तो उतना विरोध करते नहीं बनता है, बुजुर्ग हैं तो नहीं बोल पाता हूँ मैं भी। लेकिन पिताजी उनको नहीं है छुआछूत का दिक्कत। ये जाति पाति का बंधन बहुत खतरनाक बंधन है और कई बार हम कह चुके हैं और दोबारा हम कहेंगे, तिबारा भी कहेंगे जी क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जाति पाति का जो बंधन है ये हट जाए हमारे देश में से। ओके, तो स्वामी नेकी जी, आपकी पत्नी जी से हमने कल बात नहीं की थी, आज हम बात करेंगे। जी बिल्कुल। प्रणाम करता हूं आपको पत्नी जी, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कल हमने आपसे कहा था कि आपका जो संबंध है अपने पतिदेव के साथ वो कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको बुरा न लगे तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे हुआ ये सब, बताएंगी? नहीं ना बोलेंगी? इशारा करना है, बोल दो बोल दो। शर्माती बहुत है ना, इतना बड़ा जगह में पहली बार आई है। ये जगह बड़ी नहीं है, बहुत छोटी जगह है सर, मैं बता दूं। नहीं, हम लोग के लिए तो बड़ा आप है लोग ना। बहुत बड़े हैं जो यहाँ आते हैं जी आप लोग अपनी कथा लेकर के आते हैं। ओके स्वामी नेकी जी, अब आपका ध्यान परिवार से हट करके खेल पे आ जाना चाहिए। आज का जो पहला प्रश्न है वो है छठा प्रश्न, ठीक है जी। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। स्वामी नेकी जी, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर हास्य कलाकार को पहचानिए। आइडेंटिफाई द कॉमेडियन फ्रॉम दिस ऑडियो क्लिप। सुनाइए ऑडियो कंप्यूटर जी। महाराष्ट्र का कोई गांव हो, पंजाब का कोई गांव हो, बिहार का कोई गांव हो, यूपी का कोई गांव हो, वहां अंग्रेजी चाहे ना आती हो, लेकिन एक शब्द अंग्रेजी में ही लिखते हैं, ब्यूटी पार्लर। आज तक कहीं भी आपने ये लिखा नहीं देखा होगा ब्यूटी पार्लर को हिंदी में महिला मुख एवं काया पलट जादुई केंद्र। विकल्प सामने रखता हूं आपके। जी। ए कपिल शर्मा, बी जॉनी लीवर, सी राजू श्रीवास्तव, डी अली असगर। सी राजीव श्रीवास्तव को लॉक कर दीजिए। सी राजू श्रीवास्तव, ताला लगा दिया जाए? जी सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है, सही उत्तर दे दिया आपने, 20,000 जीत गए। अब आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। हिंदू मान्यता के अनुसार इनमें से किसे भूपुत्री, भूमिपुत्री और भूसिता नामों से भी जाना जाता है? अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशंस, हु अमंग दीज इज ऑल्सो नोन
as Bhuputri, Bhumiputri and Bhusuta? A. Rukmini. B. Radha. C. Savitri. D. Sita. डी सीता। सीता जी श्योर है? जी। लगा दे ताला। ताला लगा दीजिए। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, वाह बहुत खूब। 40,000 रुपए जीत गए आप। जी जी। सौम्य जी, राजा जनक की पुत्री होने के कारण सीता को जानकी, जनकात्मजा अथवा जनक सुता भी कहते थे। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अब आ रहा है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपके सामने ये रहा है। इस वीडियो क्लिप में इनमें से किस फिल्म के एक्टर्स नजर आ रहे हैं? The actors of which of these films are seen in this video clip? वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी पहले। नहीं, बहुत इंस्पिरेशन थी मेरी आई थिंक शाहरुख सर के लिए, क्योंकि एक दिल्ली का कनेक्ट था। एक तो कि एक लड़का जो दिल्ली से गया है मिडिल क्लास से और वहाँ जाके इतना बड़ा स्टार बन गया है, तो मेरी आंखों में वो सपना था कि मुझे भी फिल्मों में जाना है, एक्टिंग करनी है। और एक आपको चाहिए होता है कि यार एक फेज था वो कि ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और मैं बहुत रोमांटिक था, अभी भी हूँ। तो मैं बहुत कॉपी करता था, जो फिल्में देखता था, सिर्फ शाहरुख सर की नहीं है कि मैं गुलाम देखता था तो मैं आमिर सर के कैरेक्टर बन के घूमता था। मैं शूल देखता था तो मैं एकदम सीनियर समर प्रताप सिंह बन जाता था 2 हफ्ते के लिए। तो जो भी मैं फिल्म देखता था मैं वो 2 हफ्ते के लिए वो कैरेक्टर बन के घूमता था। देख लिए? जी। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए स्त्री, बी बरेली की बर्फी, सी शादी में जरूर आना, डी बत्ती गुल मेटर चालू। कलाकार तो पहचान लिया होगा आपने। जी। ए स्त्री सर। श्योर हैं? जी। ताला लगा दिया जाए? जी। मान्यवर कंप्यूटर जी, स्त्री ए पे ताला लगाया जाए। भाई साहब आपने सही उत्तर दिया है, वाह बहुत बहुत। 80,000 रुपए जीत गए हैं आप। इस फिल्म का शीर्षक था स्त्री। निर्देशक थे अमर कौशिक जी और कलाकार थे राजकुमार राव जिन्हें आपने अभी देखा जी। श्रद्धा कपूर वो भी बैठी थी जी। और पंकज त्रिपाठी, जी। अपार शक्ति खुराना, अन्य। जी। और जितने लोग हैं इसमें सबके सब बहुत ही महान कलाकार हैं और बहुत ही सुंदर फिल्म थी। आपने देखी थी ये फिल्म? जी। देखी थी? जी। डर गए थे? जी, रात में ही देखा था। अरे बाप रे बाप। रात में ही देखा तो मिसेज को बताया कि मैं फिल्म देखा रात में, तो डर गया, मेरे को डर लगा। ये सो गई ना, टीवी देखती नहीं है ज्यादा, मैं ही टीवी देखता हूँ, न्यूज देखता हूँ। अच्छा टीवी में देखा था आपने? जी। थिएटर नहीं जाते हैं? थिएटर वहाँ नहीं है सर। ओहो जी। तो ये बोल भी रही थी अकेले काहे देखते हैं तो फिल्म। हाँ बिल्कुल सही कहा। रात में कम से कम अगर साथ में देखते तो एक दूसरे को पकड़ के देख सकते थे ना। नहीं। कोई बात नहीं, चलिए स्वामी नेकी जी अब आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत में सबसे लंबे समय तक कारावास की सजा काटने वाली महिला कैदी नलिनी श्रीहरन 1991 से किस नेता की हत्या करने के आरोप में जेल में है? 1991 से। नलिनी श्रीहरन, India's longest serving woman prisoner, is in jail for assassinating which leader in the year 1991? ऑप्शन सुनिए। ए इंदिरा गांधी, बी फूलन देवी, सी राजीव गांधी, डी प्रमोद महाजन। सी राजीव गांधी सर। चोर है? जी। ताला लगा दिया जाए? लगा दीजिए ताला। कंप्यूटर जी, सी राजीव गांधी, ताला लगाया जाए। कैसे अनुमान लगाया आपने ये? सर कहीं पढ़ा था, याद हल्का हल्का टाइप से याद आ रहा है तो। 1,60,000 जीत लिया, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको धन्यवाद स्वामी नेकी जी। मद्रास उच्च न्यायालय ने बेटी की शादी के लिए जुलाई 2019 में नलिनी श्रीहरन को 30 दिन की पैरोल दी। नलिनी राजीव गांधी हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 7 लोगों में से एक हैं
जी। और लगभग 28 वर्षों से वो जेल में है। अब आ गया है खेल का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, 3,20,000 रुपए का। और अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। सौम्य नेकी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा वो। किस फुटबॉल टीम ने 2018-19 संतोष ट्रॉफी जीता? Which football team has won the 2018-19 संतोष ट्रॉफी? विकल्प रखता हूं आपके सामने, वो हैं ये: ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी गोवा, डी सर्विसेज। सेना, गोवा, पंजाब, कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2018-19। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए गणेमान जी, एक लाइफलाइन लेंगे सौम्य नेकी जी। कौन सी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट कबीर महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसे अंकित किया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। कृपया करके सौम्य नेकी जी को विजयी घोषित कीजिए। किस फुटबॉल टीम ने 2018-19 संतोष ट्रॉफी जीता? ऑप्शंस: ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी गोवा, डी सर्विसेज। 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। ए को मिला है 35, बी को मिला है 5, सी को कुछ मिला ही नहीं और डी को मिला है 60%। क्या करेंगे? जनता के साथ जाएंगे सर। जनता कह रही है डी। जी। लॉक कर दें? डी सर, लॉक कर दीजिए। डी सर्विसेज पे ताला लगाया जाए, देखें जनता सही है या नहीं। बिल्कुल सही है जनता, वेल प्लेड। धन्यवाद। 2018-19 में सर्विसेज सेना ने पंजाब को हराकर अपना 6वां संतोष ट्रॉफी खिताब जीता। कैसे पता चला आप लोगों को? तो बहुत मुश्किल प्रश्न था। बहरहाल बहुत बहुत बधाई आप सबको एक बार फिर। धन्यवाद। और एक बार जोर से तालियां फिर बज जाएं, क्योंकि सौम्य नेकी जी 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। और भाई साहब आपके लिए एक चेक आ रहा है। ₹3,20,000 का चेक। सौम्य नेकी जी बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं। वाह क्या बात है। तो क्या कीजिएगा इस इनका, ये जो जीता है आपने धनराशि? बेटी 2 साल की है तो फिक्स कर दूंगा, तो जब 10 साल 15 साल की हो जाएगी तो पढ़ाई और शादी के लिए कुछ हो जाएगा, अमाउंट बढ़ेगा तो फिक्स कर दूंगा, मतलब जी। फिक्स डिपॉजिट। जी जी। अच्छा अच्छा शब्द है, फिक्स कर दूंगा। गुड। ओके, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया है सौम्य नेकी जी। यहाँ पर 2-3 चीजें बता दें। एक तो घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे जी। और जो हमारी चोटी का प्रश्न है 16वां प्रश्न जी। 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल गया है। 3 लाइफलाइन आपकी बची हुई है। यदि आपको उत्तर न मालूम हो, आपके पास बची हुई बहुत सारी लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल कीजिए। जी। 11वां प्रश्न सौम्य नेकी जी, 6,40,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुफरी सिंदूरी, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी ज्योति किस सब्जी के प्रकार हैं? हे भगवान। कुफरी सिंदूरी, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी ज्योति आर वैरायटीज ऑफ विच वेजिटेबल? ऑप्शन रख रहा हूं, हालांकि आपके चेहरे पे मुस्कान बता रही कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम हो। ए अनियन यानी प्याज, बी आलू पटेटो, सी गार्लिक लहसुन, डी शुगर केन गन्ना। सी लहसुन सर। श्योर हैं आप? गैसवर्क कर रहे हैं? लग रहा है मेरे को, कहे कि लग रहा नहीं, अगर श्योर हो एकदम तो ही खेलिए। लाइफ हालांकि खेलिएगा जरूर, यहाँ पर आप कुछ लाइफ हारेंगे लाइन नहीं। सर। लेंगे लाइफ लाइन? जी। अच्छा 50-50 कौन सी? 50-50 जी।
ओके, कंप्यूटर महाशय 50-50 लाइफलाइन लेंगे सौम्य जी, इसे अंकित किया जाए और ABCD में से 2 को निकाल दीजिए। बताइए, जा रहे थे आप C में, वही गायब हो गई। अब बचे हैं A अनियन प्याज और B पटेटो आलू। बी सर, आलू। आलू जी। श्योर हैं? श्योर नहीं, सब्जी तो आलू ही होगा, प्याज तो फौरन करते हैं सर हम लोग के यहाँ। क्या करते हैं? सब्जी का छौंका लगाते हैं, मतलब सब्जी में तेल। हाँ, छौंका लगाते हैं, खाते भी तो हैं। जी। ठीक है, क्या करें? ताला लगा दें? बी आलू लगा दीजिए। बी आलू पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका, बहुत खूब। और 6,40,000 रुपए जीत गए आप। आलू की इन किस्मों का विकास जी। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में किया है। कुफरी, जहां से इन किस्मों का नाम आया है, कुफरी जो है वो शिमला के आसपास नहीं ही- सुना था सर, पहली हाँ, बार सुना। कुफरी स्थान का नाम है। जी। हाँ, नाम आया है। हिमाचल का एक छोटा सा स्टेशन है जहां सबसे पहले इन संकर किस्मों को विकसित किया गया था। लेकिन सब्जी तो देखिए, प्याज भी है। सब्जी पर खाते उसको, स्पेशल सब्जी बना के नहीं खाते हैं सर। प्याज का सब्जी तो आपको मालूम है कि वो जो प्याज है ना, जी। उसका सूप भी बनता है। हम लोग VIP खाना नहीं खाते हैं सर ना, इसलिए तो जानते हैं। ये पहली बार पता चला कि अनियन सूप जो है वो VIP पदार्थ है। देहात में ये सब नहीं चलता है अरे ना काहे नहीं चलता है? उनमें थोड़ा सा पानी वानी डाल के उसको सूप बन गया, और क्या। ओके भाई साहब, अब आपके पास बची हुई हैं 2 लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइंस हैं ये। जी। और 12वां प्रश्न आएगा जिसके लिए आपको मिल सकते हैं, यदि आपने सही उत्तर दिया तो 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। स्वामी नेकी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजकुमार कुणाल किस शासक के पुत्र थे जिनके बारे में यह माना जाता है कि उनकी सौतेली मां ने उन्हें अंधा कर दिया था? Which Indian emperor was the father of Prince Kunal, who was known to have been blinded by his stepmother? ऑप्शन सुनिए। A समुद्रगुप्त, B अशोक, C अजातशत्रु, D शिशुनाग। राजकुमार कुणाल किस शासक के पुत्र थे कि सौतेली मां ने उन्हें अंधा कर दिया था? सर लाइफलाइन क्लिप को सर सही आइडिया उत्तर नहीं है मालूम। कुछ जी, नहीं सुना हूँ। ठीक है, कबीर महाशय, सौम्य जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, इसे बदलना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ लाइन फ्लिप द क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। इसे अंकित कर दिया जाए। इस प्रश्न को हम बदल देंगे आपके लिए सौम्य जी, लेकिन जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। बताइए किसी एक को। शिशुनाग। शिशुनाग पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, ये गलत होता। सही उत्तर है अशोक। अकॉर्डिंग टू दी अशोक वादना, ये संस्कृत टेक्स्ट, संस्कृत में लिखी गई है ये। तिष्य रक्षा, जो कि अशोक की पत्नी थी, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लाइंडिंग द एयर प्रिजम्पटिव कुणाल। जो राजकुमार बनने वाले थे कुणाल, वो उन्होंने उनको अंधा कर दिया था। उनको लगा कि इनको अगर अंधा कर देंगे तो ये राज करने लायक नहीं होंगे। अब जैसा कि आपने कहा था, इस प्रश्न को हम हटा देंगे। हमारे पास एक सूची है 11 विषयों को लेकर के, ये देखिए, और आपने इनमें से किसी एक विषय को चुना था और वो विषय है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का विषय। ठीक है, जी। तो कबीर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर सौम्य नेकी जी के लिए एक नया प्रश्न हमारे सामने पेश कीजिए। ये आ गया प्रश्न। सबसे ज्यादा फिल्मी गाने लिखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीतकार के नाम है? Which lyricist holds the Guinness World Record for penning the most number of film songs?
और आपके विकल्प आपके सामने अब मैं रखने जा रहा हूं, और वो है ये: ए गुलजार, बी जावेद अख्तर, सी समीर, डी अनजान। सब के सब बहुत ही प्रख्यात, जी। जाने माने, बहुचर्चित सोच लीजिए आराम से, समय की कोई पाबंदी नहीं है। गुलजार जावेद। और अगर उत्तर न मालूम हो तो अभी भी आपके पास एक बची हुई जी लाइफ जी जी। उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गीत गुलजार अनजान। लाइफलाइन ले सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, लाइफ हैंड सर। लॉक करेंगे। लाइफलाइन लेंगे। जी जी। सही उत्तर नहीं मालूम। नहीं सर। कबीर महाशय, स्वामी नेकी जी लाइफलाइन, अपनी आखिरी लाइफलाइन लेंगे। आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए। और राहुल देव जी, आपकी बारी आ गई है। पता नहीं आपको फिल्मी संगीत से परिचित हैं कि नहीं आप बहुत। राहुल देव जी, प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं। आपने तो सुन ही लिया होगा प्रश्न को, लेकिन एक बार फिर पढ़ देता हूं। सबसे ज्यादा फिल्मी गाने लिखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीतकार के नाम है? 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ए गुलजार, बी जावेद अख्तर, सी समीर या डी अनजान। अमित जी, मुझे कुछ विषयों से जिनसे डर लगता है उसमें एक ये मनोरंजन और फिल्मों का क्षेत्र भी है, लेकिन इन 4 विकल्पों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद गुलजार करीब हो, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। तो मेरी राय तो ये होगी कि सौम्य छोड़ दें इसको। मैं इसका ठीक से जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाएंगे आप इसका जवाब? भाई साहब, अभी तक तो हम सोचते आ रहे थे कि एक्सपर्ट जो हैं वो सही उत्तर इसका दे सकते हैं, और इनका समय निकल गया है। अब क्या करना चाहेंगे आप स्वामी नेकी जी? गुलजार बोल रहे हैं तो क्योंकि आपकी जो ईमानदारी है राहुल देव जी, हम उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि कई बार बहुत से ऐसे एक्सपर्ट आते हैं और उनको सोच समझ कर दे देते हैं जवाब, लेकिन उन्होंने पहले से ही कह दिया कि उनका क्षेत्र नहीं है और इसका उत्तर न दे पाएंगे। गुलजार नहीं है तो आपको क्या लग रहा है? अभी आपको सोचना पड़ेगा अपने। अब आप अपने आप पर निर्भर हैं। सब बहुत बड़े नाम हैं, सब अच्छे अच्छे नाम हैं, सब गीत लिखे हैं बहुत जी, सारे। लेकिन सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वाला बात है ना। हाँ, यही रिकॉर्ड, है। जी। किसने लिखा? अनजान भी बहुत पुराने 1250 जीतना है तो उसके लिए थोड़ा सा तो कष्ट करना पड़ेगा, जी। संघर्ष करना पड़ेगा आपको। गुलजार नहीं है तो जावेद अख्तर सर। 6:40 आपके जीवन में क्या मायने रखती है आपको? बहुत सोचें। बहुत मायने रखते हैं सर। तो अगर आपको सही उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं, जी। या अगर आप गेस करना चाहें तो हम आपको रोकेंगे नहीं। एक्सपर्ट भी जवाब नहीं दे पाए तो अब मैं क्या दूंगा जवाब। एक्सपर्ट इस विषय को आप ही ने चुना था भाई साहब। जी, चुना तो था लेकिन अब भुगतिए। क्विट कर सकते हैं आप अगर आपको ना मालूम हो इसका उत्तर। 6:40 भी अच्छी खासी रकम है भाई साहब। जी, क्विट करूंगा फिर। हैं, क्विट करेंगे? जी। अंतिम निर्णय आपका? जी, जी, quit। ऑलराइट। कबीर महाशय, स्वामी नेकी जी खेल क्विट करेंगे, इसका उत्तर उन्हें नहीं मालूम। 6,40,000 आप जीतते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जो 6,40,000 रुपए हैं, ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। ये देखिए, बटन दबाया, 6:40 1 2 3, ये आ गया। जी। कंफर्म किया, और ये गोल घूम करके जो ओके बोलता है ना, सीधा पहुंच गया आपके अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। डी अनजान। डी अनजान। ताला लगाइए डी पे। मान्यवर, ये गलत होता, सही उत्तर है समीर। समीर लग रहा था। और आपको लग भी रहा था। समीर को तो जितना पहले रेडियो में सुनते थे, गीत समीर, संगीत आनंद मिलन, अन्नू मलिक, इस टाइप से आता था तो याद था समीर है, लग रहा था। अजब तरीका है इनका उत्तर देने का। लेकिन सही सोच, उन्होंने 15 दिसंबर 2015 तक
3524 विभिन्न गीतों की रचना की है, और इसके बाद भी बहुत सारी की हैं उन्होंने, जी जी। वो भी उसमें जुड़ जाएंगी, लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको, और हम आपकी पत्नी जी से आग्रह करेंगे कि आकर के हमारा एक फोटो ले लीजिए। तालियां बज जाएं इनके लिए। इधर आ जाइए। देवियों सज्जनों, चुप्पी शायद इंसान से जुड़ी सबसे खूबसूरत स्थिति है। चुप रहने से मन को शांति मिलती है, गुस्सा खत्म हो जाता है, विवादों से बचना हो जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसी चुप्पी को जब समाज धारण कर लेता है तो समाज की यही चुप्पी समाज के लिए बहुत घातक बन जाती है। दुर्भाग्यवश महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामले में यही होता आ रहा है। महिलाओं के प्रति जब बलात्कार जैसे यौन अपराध होते हैं, उन्हें देह व्यापार के लिए अगवा किया जाता है, उनकी यौन तस्करी की जाती है, तब समाज ने तो सिर्फ एक चुप्पी ओढ़ लेता है, बल्कि महिला को भी कहता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, चुप हो जाओ। समाज की इस चुप्पी ने दो तरफा वार किया है। इसने पीड़ित महिलाओं को तो अलग थलग कर ही दिया है, साथ ही में अपराधियों के हौसलों को भी बुलंद कर दिया है। लेकिन जब सारा समाज खामोश रहता है, तब एक अकेली आवाज भी बड़ी जोर से सुनाई देती है, बहुत दूर तक सुनाई देती है। ऐसी एक बुलंद आवाज है सुनीता कृष्णन जी। जब हम वेश्यावृत्ति के बारे में कहते हैं और हम सेक्स ट्रैफिकिंग के बारे में, यानी मानव व्यापार वेश्यावृत्ति के लिए जो बात करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि दुनिया का ये संगठित गिरोह में चलने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्राइम है। ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिमिनल एंटरप्राइज है, मतलब इतना रेवेन्यू है। तो बहुत सारे लोग इस एक जान के ऊपर अपने खाने पीने के लिए ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो मतलब बहुत सारे लोग, उनकी रोजी रोटी, उनका सब कुछ इस एक बच्ची के शरीर के ऊपर है। पूरा अस्तित्व कंप्लीटली ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब तुम्हारा नाम शायद लक्ष्मी होगा तुम्हारे घर पे, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक महीने नगमा होगा, एक और महीने राहेल होगा, एक और महीने कोई और नाम रखा जाएगा। नाम को 100 बार तुम्हारा चेंज किया जाता है। तुम्हें दुनिया से एक विरक्ति आ जाती है और तुम सच में मानना शुरू करते हो कि तुम वापस नहीं जा सकते समाज में। कितने हजारों लोगों ने मुझे बोला है कि आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, जब तक इंसान है ये चलता जाएगा। यानी ये तो ज़रूरत है हमारे समाज के लिए। उससे जो मेरे अंदर जो गुस्सा उमड़ा, और तब मैंने एक फ़ैसला लिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी को इन लोगों के लिए करना है, और इसलिए आज वो मेरे सबसे बड़े प्रायोरिटी हैं और सब कोई भी नहीं है। देवियों सज्जनों, मदर टेरेसा अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा पीपल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हमारे आज की कर्मवीर है पद्मश्री सुनीता कृष्णन जी। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सुनीता कृष्णन, लेडीज एंड जेंटलमैन।
सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो समाज के प्रति योगदान रहा है, ख़ासतौर से महिलाओं के प्रति, वो उसका वर्णन क्या कैसे करें, समझ में नहीं आता। हमारे देश में आज जो स्थिति है उसके बारे में कुछ बताइए आप। आपको तो पता होगा जितने भी आंकड़े लगाए जाते हैं इंटरनेशनल लॉबीज़ वगैरह से, उसमें भारत जो है वो एक अजीब से नाम से जाना लगेगा। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है और हमें बहुत लज्जा होती है जब हम ये सुनते हैं। हमारा देश ही नहीं, करीबन 155 देश में ये प्रॉब्लम है। सबसे विकसित देश जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है और हमारे भारत देश में भी यही प्रॉब्लम है। फ़र्क इतना है सर कि वहाँ पे शायद 4 साल की बच्ची बिकती नहीं है और यहाँ पे यहाँ की गरीबी और लाचारी की वजह से एक 4 साल की बच्ची भी बिकाऊ हो गई। यानी ह्यूमन लाइफ जो है, जो शरीर एक किसी की ज़िंदगी का मोल बहुत आसानी से यहाँ पर हो जाता है। इनफैक्ट हमारे देश में करीबन 30 लाख से ज़्यादा जो मतलब सरकारी आंकड़े हैं, जो भी रिपोर्टेड नंबर्स हैं सर, उसको आप करीबन 100 गुना बढ़ा दें। 100 गुना बढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कम लोग रिपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को। रेप के बारे में तो रिपोर्ट नहीं करते हैं। अगर हम वेश्यावृत्ति में बिक गए तो कोई रिपोर्ट करेगा ही नहीं, मतलब वो तो कम्प्लीटली दबा हुआ रिकॉर्ड है। पर जो सरकारी आंकड़े हैं उससे भी अगर आप देखते हैं तो करीबन 30 लाख महिलाएं और बच्चे बिक चुके हैं इस गुलामी में, और उसमें 45% बच्चे हैं। और मेरा अनुभव सर, 25 साल से मैं ये काम कर रही हूँ, सबसे छोटी बच्ची जिसे मैंने बचाया है वो 3.5 साल की है। 3.5 साल? जी सर। और वो भी मतलब वेश्यालय में वेश्यावृत्ति करते हुए। और मैं आजकल एक और मुहिम में हूँ जहाँ पर बलात्कार के वीडियोस व्हाट्सएप के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू सर्कुलेट किया जा रहा है। और जिन जिन वीडियोस को मैंने देखा है वहाँ पे 9 महीने की बच्ची का भी मैंने देखा है। ये मैं ये सोचती हूँ कहीं ऐसा कोई दिन ना आए जब मैं एक कोठे में घुसूँ और मुझे एक 9 महीने की बच्ची दिखाई दे। क्योंकि हमारे हैदराबाद से कुछ दूर वारंगल में कुछ ही महीनों पहले एक 9 महीने की बच्ची का बलात्कार हुआ था। तो यानी एक खरीदार भी है यहाँ पर जो एक 9 महीने की बच्ची के साथ भी खिलवाड़ करना चाहता है। तो कहीं अपने देश के दूसरी स्थिति के बारे में सोचते हुए शायद हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे देश के जो मर्द हैं उनकी सोच के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा आज की तारीख में। क्योंकि अगर एक आदमी एक 10 साल की बच्ची है या 11 साल की बच्ची है कोठे में बिक रही है, इसका मतलब कोई आदमी भी है खरीदने वाला। और ये आदमी कोई दूसरे ग्रह से तो आ रहा नहीं है, अपने ही देश का है, अपने ही समाज का है और अपने ही फैमिलीज का है। तो हम किस तरह के बेटों को पाल रहे हैं और किस तरह से अपने बेटों की परवरिश कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें सोचने की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। क्योंकि सही कहा आपने, बच्चियां हैं या जो महिलाएं हैं जो इसमें एक तरह से बंध जाती हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, या समझ लीजिए उनके लिए तो ये एक जेल किस्म का हो गया। कैसे ये इसमें फंस जाती है? सर, मानव दुर्व्यापार इंसान की बलहीनता पे डिपेंड करता है, यानी ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज पे। जी। तो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, या तो उसकी आर्थिक मजबूरी हो सकती है या मानसिक मजबूरी हो सकती है, तो उन्हें एक नई ज़िंदगी का झांसा दिखाकर काम के नाम पे, प्यार के नाम पे, शादी के नाम पर, फिल्म के रोल के नाम पर या मॉडलिंग के नाम पर लड़कियों को, स्पेशली 10-12 साल की बच्चियों को झांसा दिया जाता है। उससे छोटे बच्चों का तो अपहरण होता है। हम लोगों ने 2-3 महीने पहले हैदराबाद के पास एक 60 किलोमीटर दूर के एक जगह पे काफ़ी बड़ा हम लोगों ने रेस्क्यू किया था, जहाँ पे 30 बच्चे हमने रेस्क्यू किया। और सबसे छोटी बच्ची 3.5 साल की थी और सबसे बड़ी बच्ची अराउंड 9 साल की थी। और इनको अपहरण करके ये कुछ लोग पाल रहे थे वेश्यावृत्ति में डालने के लिए। मतलब कि ये एक पूरा एक धंधा चल रहा है, एक काफ़ी संगठित गिरोह में चल रहा है सर। हाल ही में हम लोगों ने एक रेस्क्यू किया था 16 साल की बच्ची बांग्लादेश से। फेसबुक से उसे स्पॉट आउट किया था इस बंदे ने, वहाँ से दोस्ती शुरू हुई थी और उसके झांसे में आकर लड़की घर से 30,000 रुपये उसने चोरी करके भागी और
कोलकाता अलग अलग प्रांतों से गुजर के हैदराबाद में पहुंची और इस पूरी कहानी में करीबन 4 बार बिकी वो बच्ची विद इन अ स्पैन ऑफ 3 महीने के अंदर। कैसे होता है वो आदमी और कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं आप लोग सर कि एक यही आदमी है, हाँ इसी की वजह से सब हो रहा है? जी सर। उस आदमी को कैसे आप लोग पकड़ते हैं? सर एक विडंबना ये है कि हमारे देश की, स्पेशली हमारे देश की करीबन 65% सर मानव दुर्व्यापार अननोन स्ट्रेंजर से नहीं होता है। आपके जान पहचान का है, या आपका रिश्तेदार है, या आपका दोस्त है, या आपका पड़ोसी है, या somebody known to you, 65%। और ये मुझे कहने में बहुत दर्द होता है कि काफ़ी सारे फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हैं। स्पेशली हमारे देश की हालत ये है कि हम लोग औरत बच्ची को एक भार मानते हैं और ये सोचते हैं कि भाई अगर लड़का है लड़की है किसको हम बेच दें या किसके साथ थोड़ा फैमिली का फ़ायदा होगा तो शायद लड़की को दे देंगे। तो पहला इस पूरे साइकिल में पहला नंबर कोई जानकार इंसान है। वो इंसान ही इस बच्ची को चुप्पी में रख देता है क्योंकि ये इंसान नेक्स्ट पर्सन को हैंड ओवर करता है और ये लड़की इसी भरोसे में चल रही है। और जब लास्ट में जब हम रेस्क्यू भी करते हैं ये लड़की कहानी नहीं बताएगी क्योंकि उसको डर लगता है कि वो जानकार जो पहले पॉइंट में था शायद उसके साथ कुछ होगा अगर उसका नाम बता दिया जाएगा। तो रेस्क्यू के बाद काफ़ी टाइम लगता है, बहुत बहुत काम करने पड़ते हैं, काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं हमारे ऊपर भरोसा लाने के लिए और फिर ये बताने के लिए कि भाई कौन स्टार्टिंग से आया था, जिसके लिए बहुत टाइम लगता है। देवेंद्र सन्नो, पिछले 23 सालों से लगातार सुनीता जी इस विषय पर काम कर रही हैं। उनके आश्रम प्रज्वाला पर बनी एक वीडियो हमने बनाई है, हम वो दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? प्रज्वला की शुरुआत जो थी हमारे और इन औरतों के बीच की जिन्होंने वेश्यावृत्ति में जकड़ी हुई थी, ये औरतें जिसे दुनिया ने धुतकार दिया था, इनके और हमारे बीच का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्टनरशिप, ये था प्रज्वला का शुरुआत। बच्चों को जब हम रेस्क्यू करते हैं तो हम उनको हर तरह के साइकोलॉजिकल सपोर्ट के अलावा काउंसलिंग, ट्रॉमा केयर, उनका हेल्थ केयर के अलावा उन्हें एजुकेशनल सपोर्ट देते हैं। जब बड़ी लड़कियां हैं जो 18 साल से बड़े हैं, हम उन्हें काम सिखाते हैं, पर इसके अलावा उनका जो वजूद जो टूट चुका है वो भी उस ट्रेनिंग के साथ रिस्टोर है। हम अपनी लड़कियों को वेल्डिंग सिखाएंगे, हम अपनी लड़कियों को कारपेंट्री सिखाएंगे, हम अपनी लड़कियों को फैब्रिकेशन सिखाएंगे। और लड़कियां जब एक एक ये काम सीख के और वेल्ड करना शुरू करती हैं तो उनके मन में जो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं आम लड़कियों से ही नहीं, मैं लड़कों से भी बेटर हूँ। धोखे में मेरे को इसमें फंसाए थे मेरी बहन और मेरे को, फिर मैडम ने बचा के रेस्क्यू करके हम लोगों को यहाँ पे लेके आए। लाने के बाद हम लोगों को थोड़े दिन ट्रेनिंग करी मैं 3 महीने, फिर जब स्टाफ बने के बाद अब मैं सुपरवाइजर हूँ। मेरे जैसा धोखे में फंसे हुए बच्चे लोग आते हैं वो लोग को मैं अच्छे से काउंसलिंग देती हूँ और मैं हर एक काम में भी वो लोग को मैं साथ दे के आगे बढ़ा के लेके जाती हूँ। मेरा यहाँ से नहीं आने से पहले मेरी ज़िंदगी बोलने की लायक नहीं थी। मैं उस फील्ड में रहने को मेरा सोच ऐसा था कि ये काम के लिए मैं बनी हूँ और इस काम के लिए मेरे को बहुत सारे ड्रग्स लेना पड़ा, अल्कोहल लेना पड़ा। इससे मैं ये ज़िंदगी में रहती थी, ये मेरी ज़िंदगी। उसके बाद मैं यहाँ आने बाद मेरे को मैडम बहुत सारे काउंसलिंग दिए। मेरा सोच ये बदलिया कि यहाँ पे आके मैं गलत नहीं करूँ, जो मेरे साथ गलत किया वो गलत किया। मेरी ज़िंदगी में मैं क्या गलत नहीं की हूँ, मेरे साथ गलत करवाया गया बोलते सो एक सोच लाए। इसलिए मैं बहुत गर्व फील करती हूँ कि मैं प्रज्वला में आके मैडम के साथ हूँ। एक लड़की माँ बाप घर छोड़ के बाहर आए तो बस उसका ज़िंदगी एंड, मरे तक। मेरा ज़िंदगी वैसा होता बोल के मैं सोची थी, लेकिन मेरा ज़िंदगी वैसा नहीं हो गया। अभी मेरा पैर के ऊपर मैं खड़ी हूँ। बहुत बोले तो मैं और एक जन्म रहे तो ना मैं मैडम का पेट में पैदा होना मेरा दिल का बात हो बस।
आज हमारे हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेडिसिन कंप्लीट किया है या लॉ कंप्लीट किया है और चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो वो हमारी अपनी प्रज्वला वॉरियर टीम है। सुनीता जी, आपने इस संस्था को स्थापित किया प्रज्वला, कैसे आपके मन में आया कि हमें एक संस्था खोलनी चाहिए? पहले तो ये बताना चाहूँगी कि आमतौर पे हमें इस तरह का स्टैंडिंग ओवेशन और क्लैप्स नहीं मिलता है, आमतौर पे हमें चप्पल और गालियाँ ही मिलती हैं। तो थैंक यू सो मच। हम लोग सन 1996 था जब मैं कुछ हालातों से मैं हैदराबाद पहुंची थी। उसी समय वहाँ पर एक लाल बत्ती इलाका था। बड़ा अजीब तरह का इलाका है क्योंकि वो हाई कोर्ट के मध्य में एक लाल बत्ती इलाका, जहाँ पे करीबन 400 से ज़्यादा औरतें धंधा करती थीं, और उस जगह को एक कोर्ट ऑर्डर से एविक्ट किया गया। मतलब सबको तहस नहस कर दिया। इन सब औरतों को उठा के जेल में डाला, मतलब बसेस में, लॉरीज में लगा के। कुछ लोग भाग गए, पब्लिक आई और उन्होंने इनके सामान वामान जला दिए पूरा रोड में। सबने सब कुछ करके दिखाया। तो उस सिचुएशन में मैं इन औरतों से मिल रही थी, और एक ये था कि भाई आप क्या चाहते हो। तो मुझे याद है पहला पॉइंट उन्होंने जो कहा कि आप हमारे बारे में छोड़ दीजिए, आप हमारे बच्चों के बारे में कुछ कीजिए। और उसी समय मैं अपने साथी से मिली थी, ब्रदर जोस, जिनके साथ मैंने ये संस्था शुरू की, ब्रदर जोस वेट्टी कार्टल। और मैं ब्रदर जोस के पास जाके मैंने कहा कि ब्रदर, ये औरतें चाहती हैं हम उनके बच्चों के लिए कुछ करें, तो हम लोग कुछ करते हैं। तो ब्रदर ने सीधे साधा बोला कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है उन्हें करना है, हम उनका साथ देंगे। तो वापस मैं गई इन औरतों के पास और मैंने जाके इन औरतों से कहा कि भाई हम करेंगे पर आपको कुछ करना पड़ेगा। मेरे सामने सर अगले 3 मिनट में जो मैंने अद्भुत मिरेकल देखा, और औरतों ने अपने बैंगल्स निकाले, कान के बालियाँ निकाले, पाजेब निकाले, सब रखा, कहा कि ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, आप शुरू कीजिए। उनके पैसे से सर हम लोगों ने एक छोटा सा कमरा लिया और उनके बच्चों के लिए एक छोटा सा एक पाठशाला जैसे निर्मित किया वहाँ से प्रज्वला की शुरुआत। क्या बात है। तो सुनीता जी, हमने अभी वीडियो में देखा कि इन सबको आपने ऐसे कामों में लगाया जो कि आम तौर पर मर्द करते हैं। इसके पीछे क्या एक इतिहास है? सर, ये लड़कियां जो एक कोठे में देखती हैं, तो कोठे के माहौल अगर आप समझते हैं, दिन में 40 कस्टमर्स को इन्हें केटर करना पड़ता है। यानी एक एक लड़की का हर दिन 40 बार बलात्कार होता है। तो उसका अंदर सब कुछ टूट गया होता है, उसका वजूद टूट जाता है, उसका शरीर टूट जाता है, उसकी आत्मा टूट जाती है। तो उसको एक एक करके रिस्टोर करने के लिए एक दिन नहीं लगता है, बहुत साल लग जाते हैं। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम जो कुछ करें लड़की के साथ, एक कौशल भी सिखाना है तो इस तरह का कौशल सिखाएं जिसको वो यूज़ करेंगे अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूर, पर उस कौशल से उनका आत्मविश्वास बढ़े और उनका एक अलग वजूद बने, क्योंकि वो स्किल्ड हैं। क्योंकि इन्हें वापस मुख्य धारा में लाना है ज़कात के तौर पे नहीं जी, उनको लाना है उनके गौरव के लिए, उनके काम के लिए। और जब एक वर्कशॉप वाला उसको काम दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा कि वो एक सर्वाइवर है ट्रैफिकिंग की, पर इसलिए दे रहा है कि वो अंदर ऐसे गुण है जी, स्किल गुण है। वाह, बहुत खूब। देखिए सज्जनों, सुनीता जी का हर कदम और हर फैसले में साथ देने वाले कोई हैं जो आज भी इनका साथ देने के लिए हमारे मंच पर एक चैंपियन के रूप में पधारे हैं। इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बताऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुनीता जी स्वयं उनके बारे में कुछ बताएं। सर, आज मेरे साथ खेलने के लिए मेरे हमराही, मेरे जीवन साथी
और मेरे सबसे बिटर फ्रेंड जिनसे मैं सबसे ज़्यादा लड़ती हूँ, मेरे पति श्री राजेश टचरिवर आएंगे। देवी और सज्जनों, मिस्टर राजेश टचरिवर का तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। सर, आपको प्रणाम करता हूं। थैंक यू सर। और स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ आपके सरनेम को लेकर के। आपका सरनेम जो है वो है टचरिवर। कैसे बना ये नाम और क्यों बना? टचरिवर सच मैं बताऊं सर, जी जी जी, लंदन में थे। हाँ। और ब्रिटिशर्स को शायद रिझाना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक इंग्लिश नाम चुना। और शायद उनके डिस्ट्रिक्ट जो है उससे भी थोड़ा जुड़ा हुआ है। ये एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, एक सिटी के ताल्लुक है, तोडुपुरा। क्या नाम बताया ये? तोडुपुरा। तोडुपुरा, ये मलयालम नाम है। मलयालम नाम है। जिसका अर्थ होता है टच रिवर। तोडु माने टच और पुरा माने रिवर। ओह। तो शुरुआत तो ब्रिटिशर से हुई सर, और लास्ट में एंड तो मतलब केरल के एक प्रांत का नाम है। जी जी जी, बहुत अच्छा ये एक अनुवाद बताया उन्होंने। बहुत बहुत बधाई सर आपको। आप दोनों आज यहाँ आए हुए हैं, तो ये जो खेल आप खेलने वाले हैं उनके कुछ नियम मैं आपको समझा दूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, जीत करके जाएं, और जिस विशेष काम में आप संलग्न हैं उसकी ओर ये आपका योगदान हो सकता है। तो सुनील जी, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक धनालय खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते जाता है ये 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। जाते समय 2 पड़ाव पड़ते हैं इस खेल में। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये का पड़ाव, और दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद जो हमारी चोटी का प्रश्न होता है उसका द्वार खुल जाता है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए। हमने आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप अपने उत्तर मांग सकते हैं। दूसरा है 50-50, यानी कि 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस मिटा दिए जाएंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट। अगर आपको प्रश्न पसंद ना आए तो आप ये लाइफलाइन इस्तेमाल करके आप इस प्रश्न को बदल सकते हैं। और अंत में है आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन। तो देव सज्जनों, हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो शौर्य चक्र से सम्मानित रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर है। कर्नल शंकर खुद एक क्विजर है। बहुत बहुत बधाई आपको कर्नल साहब। जय हिंद। पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि हम ये विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, और मेरे शुभकामनाएं सुनीता जी, और इस कार्यक्रम में बहुत सारे धनराशि उनको मिलना चाहिए और हम उनके लिए मदद करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो पूरे खेल के दौरान ये हमारे साथ रहेंगे। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता हो तो इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एक और छोटी सी बात, हम आपके साथ तब तक खेलते रहेंगे जब तक कि हूटर नहीं बज जाता। एक बार हूटर बज गया, खेल समाप्त। ओके। सुकुमार कृष्ण जी आपके भाई साहब हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और कृपा शंकर वो आपके कजन है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वेलकम टू द शो। तो सुनीता जी और राजेश जी, चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले, लेडीज एंड जेंटलमैन। सुनीता जी, जो भी आप धनराशि यहाँ से जीतेंगी वो उसका इस्तेमाल कैसे होगा? सर, हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज है शेल्टर होम्स की। इस तरह की महिलाओं, बच्चों को जब बचा के लाते हैं, पुलिस असमंजस में पड़ जाती है कि कहाँ छोड़ें जहाँ पे उनका पूरा पुनरावास पक्का हो। जी जी। तो मैं करीबन 5 शेल्टर होम सेटअप करना चाहूँगी। उड़ीसा, झारखंड, ऐसे प्रांत जहाँ पर इस तरह के शेल्टर होम्स बहुत कम हैं। तो केवल हैदराबाद में ही नहीं, देश के अन्य भाग में भी देश आप ये शेल्टर होम्स खुलवाना चाह रहे हैं। ओके, बहुत ही नेक काम आपका सुनीता जी। ओके सुनीता जी, राजेश जी, खेल शुरू करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 1000 रुपए, और वो प्रश्न ये रहा, इनमें से क्या चावल से बने एक व्यंजन का नाम है वो एक फसल कटाई के त्योहार का भी नाम है? What name for a rice dish is also the name of a harvest festival? ऑप्शन सुनिए। A बिहू, B विशु, C ओणम, D पोंगल। जी सर, विशु, पोंगल। C ओणम, D पोंगल। सर, A बिहू। सर, डी पोंगल।
श्योर है? श्योर सर। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर। डीप है, ताला लगाइए कपिल जी। यस, राइट आंसर। पोंगल जनवरी के मकर संक्रांति के दौरान नए चावल पकाकर मनाया जाने वाला तमिल नववर्ष उत्सव है। इसका नाम एक तमिल शब्द से आया है जिसका अर्थ है उबालना। मैं कुकिंग बहुत पसंद करती हूँ सर। जी, जी। और ये बनाना मुझे बहुत पसंद है। जी, आगे बढ़ते हैं सुनीता जी और राजेश जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक हेयर स्टाइल का नाम है जो आमतौर पर महिलाओं और लड़कियों द्वारा बनाई जाती है? A hairstyle. Which of these terms describes a hairstyle worn by women and girls? Options: A, dog tail, B, pigtail, C, cat tail, या D, goat tail. सर बी पिगटेल। B, pigtail. ताला लगा दे। जी सर। Please lock B, pigtail, computer जी। Yes, is the right answer. 2000 जीत गए आप। पिगटेल बालों की जाने वाली एक प्रकार की चोटी है जिसे ट्विन टेल भी कहा जाता है। हमने एक फिल्म में काम किया था, हमारी भी पिगटेल थी। चीनी कम में। हाँ जी, चीनी कम में। हाँ चीनी कम में। एक और था, अभी मैं याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चीनी कम ही सही। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 3000 रुपए और ये रहा वो प्रश्न। मीरा नायर की इस फिल्म के शीर्षक में किस शहर का नाम आता है? सलाम डैश। बॉम्बे। Which city's name comes in this title of a Meera Nair film, Salam Dash? Option सुनिए। A, Sydney, B, Bombay, C, Bhopal, D, Lucknow. सर बी बॉम्बे। B, Bombay, ताला लगाने लायक? हाँ सर। Please lock B, Bombay. Is the right answer. 3000 रुपए जीत गया। सलाम बॉम्बे उस फिल्म का नाम था। 1988 में बनी थी ये फिल्म। मुंबई की स्लम्स में रहने वाले बच्चों के दिन प्रतिदिन के जीवन का चित्रण करती है। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते और ये बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए भी नामांकित हुई थी या नामांकन पाने वाली दूसरी भारतीय फिल्म है। इसके बारे में राजेश जी आपको तो ज्यादा जानकारी होगी, बिकॉज मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राजेश जी इज अ फिल्म मेकर एंड ही हैज मेड मेनी प्रोमिनेंट फिल्म्स। आपको इस कहानी के बारे में और फिल्मों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है सुनीता जी? सर एक तो मैं अगला प्रश्न पूछने वाला हूँ कि आप दोनों मिले कैसे? अच्छा बहुत ही सिनेमैटिक है सर। मेरा इनके साथ जो परिचय हुआ था 1997 में हुआ, लेकिन उसके बाद परिचय करीबन 2003 तक हम लोग मिले नहीं। 2003 तक ये काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल में उनका नाम बड़ा हो गया था। उसके बाद मैं इनसे हैदराबाद में मिली और तब मेरा एक फंड रेजर चल रहा था। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा सेट बना दें, क्योंकि इनको मैं जानती थी एक आर्ट डायरेक्टर के नाते। तो ऐसे ही मान गए और इन्होंने मेरा सेट भी बनाया। मेरा बहुत अच्छा फंड रेजर हुआ, लेकिन मैं इनको थैंक यू कहना भूल गई और बहुत महीनों तक भूल गई। तो आपने सोचा कि चलिए ब्याह करते हैं, ब्याह के बाद थैंक यू बोल देंगे? सर वैसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। ऐसे ही हुआ? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ। मैंने उन्हें शाम को बुलाया सर, फ़ोन किया और कहा थैंक यू सब कुछ। मेरा लास्ट नंबर था इनके फ़ोन में। अगले दिन सुबह इनकी फिल्म IFF की में जा रहे थे, ये उनकी फिल्म वहाँ पे प्रदर्शित हो रही थी। तो ये निकले गाड़ी में और उनके फ्रेंड निकले और रास्ते में इनका हेड ऑन कोलिशन हो गया एक लॉरी के साथ, एक फेटल एक्सीडेंट। ये इनकी गाड़ी पूरी इसमें लॉरी के नीचे आ गई और इनका जो मोबाइल फ़ोन था सर इनके पॉकेट में, वो ऐसे झूम के ड्राइवर के गोदी में आके गिरा, क्योंकि सामने दोनों बैठे हुए थे। और करीबन 5-5:15 बजे सुबह मुझे सडन से कॉल आ रहा है। जैसे मैंने कॉल उठाया, मैं बेंगलोर में थी उस समय, कि एक ही वर्ड एक्सीडेंट। मैं हेलो हेलो किए जा रही हूँ, वो बंदा बात नहीं कर रहा है। और फिर 5-6 मिनट ऐसे ही हेलो 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 करते गुजार गए। पेट्रोल हाईवे पेट्रोल आई, उन्होंने फ़ोन उठाया और उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ है। फ़ोन उनके हाथ में थी। उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत फेटल एक्सीडेंट है। जो दाढ़ी वाला है वो तो मर गया, ये जो शायद ड्राइवर है जिंदा है। मैंने कहा आप सोच मत सोचो, आप उनको हॉस्पिटल कैसे भी पहुँचाओ। और फिर मैं फ़्लाइट लेके मैं बैंगलोर से भाग के हैदराबाद पहुँची और इत्तेफाक था कि मैं और ये करीबन एक ही टाइम पे हम लोग हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे। डॉक्टर्स ने इनको देखा, ये ऑलरेडी कोमा में थे और कहा कि इनको 12
सर्जरीज की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा कि फैमिली का कोई है साइन करने के लिए, क्योंकि इमीडिएटली सर्जरी के लिए जाना है। सामने आ गई, मैंने कहा मैं फैमिली हूँ। बोले रिलेशनशिप क्या है? मैंने कहा मैं वाइफ हूँ। शायद वैसे गले पड़ गए सर हम लोग, उनको फिर मजबूरन मेरे से शादी करनी पड़ी क्योंकि मैंने साइन कर दिया था। कितनी रोमांटिक कहानी है ये। एक विशेष व्यक्ति के लिए ही ऐसा ही हो सकता है। आप बहुत विशेष है सुनीता जी, इसीलिए आपके साथ ये हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आएगा चौथा प्रश्न और इसका मूल्य है 5,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा भारतीय दस्तावेज 3 श्रेणियों के अंतर्गत जारी किया जाता है? साधारण, आधिकारिक और राजनयिक। Which Indian document is issued under 3 categories: ordinary, official and diplomatic? ऑप्शन सुनिए। A आधार कार्ड, B पैन कार्ड, C पासपोर्ट, D वीजा। सर सी पासपोर्ट। सी पासपोर्ट। पासपोर्ट? जी सर। श्योर? बिल्कुल सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। राइट। कबीर जी, पासपोर्ट सी पे ताला लगाया जाए। यस, राइट आंसर। बहुत खूब। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न है ये। इसका मूल्य है 10,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी मानव शरीर के किस हिस्से को मुख्य तौर पर प्रभावित करती है? ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ए द लंग्स, बी स्किन, सी आईज, डी बोन्स। फेफड़े, त्वचा, आंखें या हड्डियां? सर डी बोन्स। बोन्स? जी सर। हड्डियां? श्योर? ताला लगा दे। बिल्कुल सर। डी पे ताला लगाई कबीर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया 5 प्रश्नों का। आपने सही उत्तर दिया। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां अत्यधिक रूप से कमजोर हो जाती हैं और छोटी चोट में भी फ्रैक्चर का खतरा होता है। ये बीमारी वृद्ध महिलाओं में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस लिटरली मीन्स पोरस बोन। बड़ी खतरनाक बीमारी होती है ये। बहुत दर्द होता है सर। सर पर्सनली बोल देता हूँ, मुझे भी कई जगह पर ऐसा ही है। हाँ सर। हाँ सर, इधर टूट गया, इधर टूट गया है, कभी घुटने में हो जाता है, कभी पाँव में हो जाता है। बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात की होती है कि हम उम्मीद करते हैं जब आप 3,20,000 रुपए जीतेंगे ना, तो चेक जब साइन करना होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। किसने आपको प्रोत्साहित किया सुनीता जी कि आपको यह काम करना चाहिए? कोई ऐसा विषय हो या ऐसी कोई घटना हुई जिसकी वजह से आपका मन जो है वो परिवर्तित हुआ और आपने कहा कि मुझे ये काम करना चाहिए? सर मैं 15 साल की थी जब मेरा गैंग रेप हुआ। 8 लोगों ने मेरा बलात्कार किया एट द एज ऑफ 15। उस समय मेरे सामने 2 विकल्प थे सर। एक कि विक्टिम बन के, मुंह छुपा के, समाज की बातों को मान के, डर के कहीं अलग से बैठ जाऊं, या एक और विकल्प ये था कि मैं सरवाइव करूं इस इंसिडेंट को, समाज को नकार दूं। और मेरे अंदर जो गुस्सा था, जो बहुत आक्रोश था कि मैं पीड़ित हूं, फिर भी मुझे अपराधी जैसा पूरा समाज देख रहा है, मुझे इस नज़र से देख रहा है कि इसी ने कुछ किया होगा कि 8 लोग उसके ऊपर आए। ये रात को बाहर क्यों गई थी और इसको ज़्यादा फ्रीडम दे दिया मेरे पेरेंट्स ने। इस तरह की जो बातचीत ये था, उन सबको नकार के मैं सरवाइव करूं, तो मैंने ये विकल्प चुना। मुझे विक्टिम बनने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे पीड़ित बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन उसी समय इस गुस्से का क्या करूं? तो मैंने उस दिन सोचा कि जब तक मेरी सांस है, मैं एक ऐसे मुहिम के लिए अपने आप को डेडिकेट करती हूं कि दूसरी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो इस तरह से पीड़ित हैं, और सबसे ज़्यादा पीड़ित वेश्यालयों में हैं इस लड़कियां, क्योंकि हर दिन इनके साथ यही चीज़ होता है। मेरे साथ तो एक बार हुआ, लेकिन उनके साथ 100 बार हर दिन हर लम्हा पड़ता रहता है। उनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी को कमिट करूँ, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और मैं कहूँ तो मेरे पिताजी दादू कृष्णन जी अपने मौन से उन्होंने मेरा प्रोत्साहन किया, क्योंकि कभी कभी सर मौन भी एक सपोर्ट होता है। कुछ बोले बगैर भी मेरे घर में कोई ड्रामा नहीं हुआ मेरे लिए कभी। क्यों कर रही हो ये सब, मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
सब चुप हो गए। वो एडवर्सिटी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था ये काम करने के लिए। मैं उन सब बच्चों को, जो लड़कियां हैं इस तरह के इससे गुजरती हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह का एक जो इन घटना किसी की ज़िंदगी में होता है, आपने गलत नहीं किया, आपके साथ गलत हुआ है, और उस जो एनर्जी है आप अपने आप को बनाने के लिए लगाएं और हो सके किसी और की ज़िंदगी संवारने के लिए यूज़ करें। मैंने बस उतना ही किया सर। मेरी ज़िंदगी को संवारते संवारते मैं दूसरों की ज़िंदगियां संवारने की कोशिश कर रही हूँ। सुनीता जी, अपने व्यक्तिगत कांड के बारे में आप इतने खुले दिल से बात कर सकती हैं, आप बधाई की पात्र हैं। प्रणाम सुनीता जी। It is not easy to talk about what you have been through, सुनीता जी। और मैं समझ सकता हूं कि आपके अंदर जो क्रोध था उस समय, और 15 वर्ष की आयु में कितना दर्दनाक विषय होगा। क्रोध ना सर, इतने सालों में 32 साल गुजर गए, अब बढ़ता ही गया है। मैं 15 साल की उम्र की थी जब मेरे साथ ये हुआ। आज मैं 9 महीने की बच्ची को देखती हूँ, उसी तरह 4 साल की बच्चों को देखती हूँ। तो मेरा क्रोध जो था उस समय, जो बड़ा था, कम नहीं होता है। वो क्रोध मेरी ऊर्जा है, क्रोध मेरा स्ट्रेंथ है। उससे मैं ये अपनी मुहिम को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि वो जिस दिन वो क्रोध खत्म हो जाएगा, शायद मैं खत्म हो जाऊंगी। बहुत बहुत बधाई आपको सुनीता। बड़ा कठिन है इस विषय से अलग हट करके गेम की ओर ध्यान देना, लेकिन हमें गेम को आगे बढ़ाना होगा सुनीता जी। अब आएगा आपके इस खेल के जीवन में छठा प्रश्न, जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। अभी 10,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे ना? हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ऊपर जाएं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। सुनीता जी और राजेश जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस ब्यूटी क्वीन और अभिनेत्री की आवाज है जो भारत के #MeToo आंदोलन में तेजी लाने वाले पहले लोगों में से एक थी? Which beauty queen and actress's voice is this, who was one of the first to trigger India's #MeToo movement? So we'll like to hear the voice, please, computer. आवाज सुनाई जाए। Harassment happens at workplace everywhere. हरासमेंट का मतलब ये है कि जब आप कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई बंदा जिसको आप पर हद से ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो आपको छेड़ रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और जब आपने उस काम के वक्त जिसकी पोजीशन थोड़ी पावरफुल पोजीशन है, आप उससे दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो और आपको परेशान कर रहा है। सुन ली आवाज? और आपके ऑप्शंस हैं: ए तनुश्री दत्ता, बी टीना दत्ता, सी कंगना रनौत, डी मंदना करीमी। सर ए तनुश्री दत्ता। श्योर? जी सर। ताला लगाने लायक? ए तनुश्री दत्ता, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, इट्स द राइट आंसर, वेल प्लेड। तनुश्री दत्ता एक अभिनेत्री होने के साथ साथ वो फेमिना की मिस इंडिया भी रह चुकी हैं, इसलिए शी इज इन द कैटेगरी ऑफ ब्यूटी क्वीन एज वेल एज एन एक्ट्रेस। She's been very brave. Yes, very very brave. सातवां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तस्वीर में नजर आ रहे ये राजनेता केंद्र में 2017 से इनमें से कौन सा मंत्रालय संभाले हुए हैं? The politician in this image is in charge of which of these ministries at the center since the year 2017. एक इमेज दिखाई जाएगी। Can we see the image, please? देख ली? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए फाइनेंस, बी एक्सटर्नल अफेयर्स, सी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और डी रेलवेज। वित्त, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या रेल? सर मुझे लगता है मुझे आंसर पता है।
क्या लग रहा है आपको? सर पीयूष गोयल हैं रेल मंत्रालय। ओके, क्या करना चाहेंगे? मैं श्योर हूँ सर। ओके जी सर। डी सर। रेलवेज। डी पे ताला लगाए कंप्यूटर जी। आपकी विचारधारा बिल्कुल ठीक थी। थैंक यू। गॉड ब्लेम। ये छवि है पीयूष गोयल जी की। रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। इससे पहले ये रेल और कोयला मंत्री रह चुके हैं और बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। आजकल इंडियन रेलवेज में बहुत सारी सुविधाएं जो है वो प्राप्त हो रही है। मैं पढ़ता रहता हूँ, जो कुछ भी होता रहता है। देवियों सज्जनों, सुनीता जी ने अब तक 22,000 से भी ज़्यादा महिलाओं और बच्चियों को यौन तस्करी से आज़ाद किया है। और जब हमारी टीम इनसे मिलने के लिए पहुंची तब भी ये अपने मिशन को अंजाम दे रही थी। इस पर बनी एक वीडियो है हमारे पास और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़? जो नंबर जो था आपने दिया था वो 31 के बाद ऑफ हो गया है और लास्ट टावर लोकेशन है ईस्ट गोदावरी का। यहाँ पे हैदराबाद में तो नहीं है बच्चे। ना 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 ना। सुनीता जी, क्या विषय था वो? किससे बात कर रही थी आप? सर हमारे एक इन्फॉर्मर थे जिन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दिया था कि 6 बच्चियाँ बिक रही हैं क्योंकि उन्होंने रेलवे कोच में 6 लड़कियों को देखा और उसमें से भेजा। और उसी समय हमारे साथी जो झारखंड में थे उन्होंने भी हमको अलर्ट किया कि कोई 6 लड़कियां मिसिंग हैं। तो हम दोनों फ़ोटोज़ को हमने जब मैच किया तो सेम लड़कियां थी। और जब हम इस कहानी में उतरे और अनफॉर्चुनेटली थोड़े से हम पीछे हैं, ट्रैफिकर्स हमारे आगे हैं। लड़कियां हैदराबाद से निकल गई और पता नहीं शायद ईस्ट गोदावरी या वेस्ट गोदावरी के कहीं पे पास हैं। पर हम लोग अभी भी नाकामयाब हैं, नहीं कह सकती हूँ। अभी भी हम हंट कर रहे हैं और मैं उन्हें कैसे ना कैसे बचाऊंगी क्योंकि उनके साथ जो ट्रैफिकर है सर वो यानी वेश्यालयों में भेजता है, यानी लेबर ट्रैफिकिंग के लिए नहीं ले जा रहे हैं इन लड़कियों को, शायद किसी वेश्यालय की तरफ जा रही हैं। तो वहाँ पहुँचने से पहले हम लोग रेस्क्यू करने के इसमें हैं। इसीलिए अभी भी मैं जब आपके साथ खेल रही हूँ तो मेरा दिमाग आधा उसकी तरफ ही है क्योंकि अभी भी वो काम चल रहा है। तो मिलता कैसे है? ये आपके इन्फॉर्मर्स के थ्रू मिलता है? सर काफ़ी सारे इन्फॉर्मर्स हैं देश भर में हमारे जो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारी एक स्पेशल प्रोग्राम है मेन अगेंस्ट डिमांड, मैड, तो जो आदमियों के साथ है और वो ऑटो ड्राइवर हो सकता है, रिक्शा वाला हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है। तो करीबन 1 लाख आदमी लोग हमारे इस मैड मूवमेंट में हैं पूरे देश भर से जो बताते हैं। इसके अलावा लड़कियां भी हमको बताती हैं इन्फॉर्मेशन। जब स्पेशली लड़कियां जब कम्प्लीटली संपूर्ण रूप से रिहैबिलिटेट होती हैं, हम कहते हैं कि हमको पता है कि वहाँ पे 8 और लड़कियां फंसी हुई हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। हर सोर्स तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ लेकिन कोई भी बता सकता है हम लोगों को। जी बिल्कुल। देवियों सज्जनों, हमने प्रज्वला के मेंबर से रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में बातचीत की थी। आइए देखते हैं इनके ऊपर एक वीडियो, पता चले कि इन्होंने क्या कहना है। हमको जब भी इंफॉर्मेशन मिलता है जो सोर्स जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है तो उस टाइम पे हमारा टीम से पहले हम कोऑर्डिनेशन करते हैं कि फलाना जगह पे जाना है, हम कैसे जाएंगे। ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि हमको पहले रिखी करना पड़ेगा उस जगह को। देन हम 1-3-4 लोग जाएंगे, पहले वो अपार्टमेंट में हो रहा है या मसाज पार्लर में हो रहा है तो हम सब पक्का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। निकालने के बाद डकैत के नाम पे हम अंदर जाते हैं। डकैत इन द सेंस हम एक कस्टमर बन के जाते हैं, तो कस्टमर बन के जाके हम पैसा पे करते हैं कि उस टाइम पे हम अंदर का माहौल सब देखते हैं कि हाँ कितने लड़कियां हैं, कितने माइनर लड़कियां हैं, कितने ट्रैफिकर्स है और किधर किधर उसका रास्ता है। बस अंदर का एक रेखी हम दे के फिर हम टर्न बैक होके आ जाते हैं। फिर हमने 3-4 टीम जैसा डिवाइड होते हैं क्योंकि एक मेन टीम जो अंदर जाता है मेन डोर से, बाकी का 2-3 टीम उस बिल्डिंग को हम राउंड अप करते हैं। जो मेन टीम अंदर पे घुसते हैं तो हमारा एज एन प्रज्वला हम क्या करेंगे कि हमारे उधर पे ज़्यादा तक कंसंट्रेशन करेंगे कि लड़कियां कहाँ पे हैं। लड़कियों को कपड़ों के अंदर छुपाते हैं और ऐसे टैंकियाँ रहते हैं, पानी के टैंकियाँ, वो पानी फेंक देते रहते हैं, उसके अंदर लड़कियों को छुपा देते हैं। और पलंग रहता है ना, उसे ऐसा कपड़ा रखने का रहता है, उसमें सुला दे। जब हम लोग जल्दी से उनको नहीं निकालेंगे वो उतना ही वो मर जाएंगे। पहला मेरे को ऐसा
जगह में छुपा है ना, इसलिए मेरे को सब जगह मालूम पड़ता। छोटा छोटा उम्र के लड़की लोग को बाहर लेके आके थोड़ा समझा के पानी पिला के ऐसे ही टेंशन मत लो, मैं भी उधर से आया, मेरे जैसे आप लोग को नहीं होना बोल के आप लोग को बाहर निकाल रहे। रेस्क्यू होने के बाद इमीडिएटली हम लोग ट्रैफिकर्स को और विक्टिम्स को अलग अलग करते। वो लोग कैसा है वो माहौल में वैसा ही उठा के फटाफटा लेके आते। रेस्क्यू होने के बाद अभी आगे उन लोगों का लाइफ में क्या क्या होता बोल के हल्लू हल्लू स्टेप बाय स्टेप उन लोगों को बता के समझा के सेफ शेल्टर को शिफ्ट करते हम लोग। इतना सारा कुछ हमारे देश में हो रहा है और उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ना ही कभी हमारा ध्यान जाता है उस तरफ। अद्भुत काम कर रहे हैं आप सुनीता जी। थैंक यू। और इस कार्यक्रम के द्वारा मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों के बीच एक जागरूकता होगी कि आपका योगदान करें। बहुत बहुत बधाई आपको। सर ये रेस्क्यू का जो काम होता है बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है, तो इतना इजी नहीं है। मतलब पुलिस के साथ जाती है, पुलिस आगे हैं, हम उनके साथ हैं, और बहुत इसमें स्किल्स की ज़रूरत है। तो आपके अंदर दिलेरी होना बस काफ़ी नहीं है, आपका दिमाग शार्प होना चाहिए। क्रिमिनल कैसे सोच रहा है, अपराधी जैसे सोच रहा है आपको सोचना है, क्योंकि बच्चों को लड़कियों को हर जगह छुपाया जाता है सर, नीचे बेसमेंट में, कमोड में, वाटर टैंक्स में। तो कई बार ऐसा होता है कि रेस्क्यू में हम लोग रेंग के मतलब ढूंढ रहे हैं, क्रेविसेस को ढूंढ रहे हैं कि खोलने के लिए कहाँ अंदर छुपे होंगे करके। एक जो रेस्क्यू मुझे बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रहा है सर कि हम लोग ने चंद्रपुर में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा रेस्क्यू किया था। करीबन 50 लड़कियों को हमने एक साथ रेस्क्यू किया बाहर, और सब लड़कियां बिटवीन 10 साल से 16 साल के अंदर थी, मतलब पूरे हार्डकोर प्रोस्टिट्यूशन के अंदर। तो रेस्क्यू बहुत सही गया, हम लोग अंदर घुस रहे हैं, और अंदर घुसने का मतलब ये होता है सर कि जैसे लाइट खींच देते हैं वो लोग, मेन ऑफ कर देते हैं, तो कहीं से भी छुरी घुस सकता है, हमको कुछ भी कर सकता है। मतलब आप अंदर गए तो बाहर वापस आएंगे नहीं, इस तरह का भी एक माहौल बनता है। हम लोगों ने क्योंकि जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा भी देर हो गया तो कहीं अंदर कोई सांस लेते लेते मर जाएगा, यानी क्योंकि अंदर दबे हुए हैं ये लोग, अंदर दबा के रखा हुआ है। सब लड़कियों को निकाला, एक लड़की सर वो आएगी नहीं, करीबन 12-13 साल की बच्ची थी, और उसने मतलब उस एक खटिए का ये पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, और मतलब मैं नहीं आऊँगी, हम लोग उसको खींच रहे हैं, सबको निकाल लिया, आप आ जाओ। तो फिर मुझे कॉल किया, मैं बाहर ऑलरेडी थी, कि भाई आ रही नहीं है। तो मैंने नूरजहान जो सर्वाइवर लीडर है इस टीम में, उसको वापस भेजा। मैंने कहा जाके देखो कि क्या हो क्या रहा है। तो वो उसने जाके उनसे बात किया, तो वो लड़की बोलती है कि मैं नहीं आऊँगी, मेरा बच्चा इनके पास, मेरा 6 महीने का बच्चा है इसके पास। और हम लोग फिर सेकेंड रेस्क्यू में निकले, तभी भाग रहे हैं, घूम घूम के भाग रहे हैं। वाटर टैंक के अंदर 6 महीने के बच्चे को डाला गया था सर, और जब हम लोग ने उस बच्चे को बाहर निकाला, बच्चा कम्प्लीटली ब्लू कलर, और जब हम लोग हॉस्पिटल में उसको रखा, अगले दिन जब हम देखने आए बच्चा बच गया, तब मैंने नोटिस किया सर उसके बच्चे के शरीर में पूरे बाइट मार्क्स थे, किसी ने काटा हुआ मार्क्स था। और हमने लड़की से पूछा कि ऐसे कैसे आ गया तुम्हारे बच्चे के शरीर में, तो वो बता रही थी हमको कि जब वो धंधा नहीं करती है, जब वो कस्टमर के साथ नहीं जाएगी, तो वहाँ की सेठानी, उसका एक कुत्ता था, उस कुत्ते से उस बच्चे को कटवाते थे। हे भगवान। और ये फिर करती थी ये काम। तो ऐसे भयानक रेस्क्यू होते हैं, क्योंकि कभी कभी हम सोचते लड़की आ रही नहीं है, लेकिन लड़की नहीं आने की वजह शायद उसका बच्चा उस ट्रैफिकर के पास हो, जिससे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। कभी कभी उनके फोटोग्राफ्स, उनके वीडियोस होते हैं। तो रेस्क्यू में एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीम को ही जाना पड़ता है, ऐसे कोई अरे गहरे नत्थु नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे जब बातें करते हैं सर, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि हमको लेटर लिखते हैं कि भाई हम भी आपके साथ रेस्क्यू में आएंगे, आप नहीं आ सकते हो। इसके लिए आपकी विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत है, और आपकी सोच को अलग तरह से ढालने की बहुत ज़रूरत होती है। अद्भुत कहानियाँ बता रहे हैं आप सुनीता जी, और जितने भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो समझ सकेंगे कि इन बच्चियों के साथ क्या हालत, क्या मानसिक स्थिति होती है ऐसे लोगों की जो इस तरह के कांड करते हैं। ये इंसान है ही नहीं तो जानवर है।
विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इंसान इस तरह से महिला के प्रति उसका ऐसे बर्ताव होगा, महिला के बच्चे की तरफ इस तरह का बर्ताव होगा। अच्छा, ओके सुनीता जी, कष्ट तो हम सबको हो रहा है सुनीता जी, लेकिन क्या करें, हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं और जो नेक काम आप कर रहे हैं उसमें आप उसका उपयोग कर सकें। चलिए 8वां प्रश्न रखते हैं आपके सामने, इसका मूल्य 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो क्लिप में नजर आ रहे वक्ता किस फाउंडेशन के संस्थापक हैं? द स्पीकर इन दिस वीडियो क्लिप इज द फाउंडर ऑफ विच फाउंडेशन? अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा, आपको बताना है कि कौन है ये। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? हमें होश से देखना पड़ेगा, जिससे दोनों समुदाय में एक विश्वास और प्रेम हो। मेरा ये मानना है कि यदि दोनों समुदाय पास आके इस समझौते पर हस्ताक्षर करती है तो वहाँ एक फलकनामा लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम के सहयोग से भव्य मंदिर बना और सदियों तक ये झगड़े का समापन हो जाएगा। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए ब्रह्म कुमारीज, बी इस्कॉन, सी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन या डी ईशा फाउंडेशन। सर सी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। फाइनल उत्तर? जी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से ताला लगाए कंप्यूटर जी। यस, इट्स द राइट आंसर। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना श्री श्री रविशंकर जी ने की 1981 में। वे अयोध्या मामले पर मध्यस्थता करने के लिए बनाए गए 3 सदस्यीय पैनल का हिस्सा भी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार दक्षिणी राज्यों में सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में थी? According to the 2011 census of the southern states, which one had the largest population? A. Andhra Pradesh, B. Kerala, C. Karnataka, or is it D. Tamil Nadu? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और 4 लाइफलाइन भी है। ऑडियंस पोल सर, ऑडियंस पोल करिए। ऑलराइट, शांत हो जाए गणेमान जी। सुनीता जी और राजेश जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे ऑडियंस पोल, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और 15 सेकंड मिलेंगे आपको इसका उत्तर देने के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार दक्षिणी राज्य में सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में थी? और आपका समय शुरू होता है अब। ए आंध्र प्रदेश 48%, बी केरल को मिला है 26, कर्नाटक को मिला है 6 और तमिलनाडु को मिला है 20। क्या करेंगे? सर ए आंध्र प्रदेश। गो विद द ऑडियंस। आंध्र प्रदेश ए। ताला लगाया जाए कंप्यूटर। %48 ही था, लेकिन सही था। थैंक यू। सारी जनता जो है ऑडियंस ताली बजा रही है। जब परसेंटेज 48 था लेकिन बजा ताली सब रहे हैं। हमें बचा लिया सर। नहीं, वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड, थैंक यू। गेम को आगे बढ़ाते हैं सुनीता जी और राजेश जी। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस संस्था की स्थापना समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाओं प्रदान करने के लिए की गई थी? Which of these was established to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society? And your options are A. ILO, B. NHRC, C. NALSA or NALSA, D. The Law Commission. सर सी नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। श्योर? यस। फाइनल उत्तर? जी सर। सी नालसा, NALSA। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी।
यस इट्स द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया और 3,20,000 जीत गए। ये चेक मैं आपको लिख के दूंगा। Great honor for me, Sudhir, to give me the check. Well done. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा का गठन जो है वो विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। ऑलराइट, दूसरा पड़ाव भी पार हो गया। 3,20,000 पर निश्चित हो गए। घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे। अब आपके पास समय समय होगा और यहाँ पर हमारा जो चोटी का प्रश्न है उसका द्वार खुल जाता है। जैकपॉट प्रश्न जिसे हम कहते हैं, 7 करोड़ रुपए का कोटी का सर। सुनीता जी, एक और विषय है सुनीता जी जो कि आजकल बहुत प्रचलित हो गया है, वो है साइबर सेक्स ट्रैफिकिंग। सर, आज मोबाइल फ़ोन की वजह से, इंटरनेट की वजह से कोई भी पोटेंशियल विक्टिम है सर। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी किसी ना किसी पोटेंशियल विक्टिम को पकड़ा जा सकता है। और एक इतना कॉम्प्लिकेटेड तरह का होता है सिचुएशन सर कि विक्टिम को पता ही नहीं चलता कि वो विक्टिमाइज हो रही है। एक 13 साल की बच्ची की कहानी बताना चाहूँगी सर। काफ़ी अच्छे लेवल में उसके पेरेंट्स दोनों काम करते हैं, एक ही बेटी है। तो माँ बाप ने उसे लैपटॉप दिया है और फेसबुक में उसका किसी औरत के साथ परिचय हुआ, कोई एज्ड महिला के साथ परिचय हुआ। 13 साल की बच्ची है सर, उनसे उसका चैटिंग चल रहा है। बहुत दिनों के बाद अच्छे दोस्त बन गए और ये बच्ची अपने दिल का हाल बता रही है इनको, इस महिला को, कि मुझे अपने शरीर के बारे में उतना कुछ खास ठीक नहीं लगता है। तो ये सो कॉल्ड महिला इस बच्ची को कहती हैं कि भाई तुम अपना वेबकैम ऑन करो, कपड़े उतारो, मैं आपको बताऊंगी कि आपके शरीर को कैसे अच्छा किया जा सकता है आपके इसको। और करीबन 6 हफ्ते सर इसके अलग अलग पॉर्न वीडियोस बने। इस तरह के पॉर्न वीडियोस बने जहाँ पे कोई इसको छू नहीं रहा है, कोई फिजिकली इसके पास नहीं है, वर्चुअली इसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और ये वीडियोस कमर्शियली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के भाग हैं, यानी रेवेन्यू के तौर पे ये पॉर्न साइट्स में ये सर्कुलेट हो रहा है। 7 हफ्तों के बाद सर एक इसका अपना भाई, कजिन ब्रदर, पॉर्न साइट ब्राउज कर रहा था और उसने अपनी खुद की बहन का अपनी बहन की तस्वीर देखी। यानी करीबन 7 हफ्ते तक बच्ची को पता ही नहीं चला कि मेरे साथ ये होता है। और मैं इस बात को इसलिए बताना चाहूँगी सर कि साइबर ट्रैफिकिंग में जो फंस जाते हैं, एक तरह का इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है सर। क्योंकि जो कुछ भी गया इंटरनेट पे वो फिर वापस नहीं, कभी आप डैमेज नहीं, कभी आप निकाल नहीं सकते हो। इसीलिए मोबाइल सेफ्टी हमारे बच्चों को बताना, हमारे बच्चों को ही नहीं, हमारे बालकों को, बालिकाओं को, सब बच्चों को बताना मोबाइल सेफ्टी क्या है, इंटरनेट सेफ्टी क्या है, बहुत ज़रूरी है। और साइबर ट्रैफिकिंग किसी के भी साथ हो सकता है और किसी भी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के साथ हो सकता है। बहुत ही अहम बात है। और साइबर क्राइम के प्रति अब क्या कहा जा सके, केवल यही कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें कि देखिए कोई भी अगर इस तरह से आपके साथ जान पहचान न हो आपकी, बहुत ही सोच समझ और ध्यान से आपको उसको करना होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सुनीता जी। अब आ रहा है 11वां प्रश्न। इसका मूल है 6,40,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 3 अभी भी बाकी है। जब कभी भी आपको लगे कि उसका उत्तर नहीं मालूम तो इन लाइफलाइंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने व जागरूकता फैलाने के लिए किसे 2018 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? Who was awarded the Nobel Peace Prize in the year 2018 for raising her voice against sexual violence against women in war-torn regions and spreading awareness about it? Options: A. Lamia Haji Bashar. B. Nadia Murad. C. Nasreen Sotoudeh. D. Farida Khalaf. सर बी, नादिया मुराद। श्योर है? जी तुरंत उत्तर दे दिया आपने। क्या करें? ताला लगा दे। कर दीजिए। नादिया मुराद बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस सर, जनता पहले से ही बोल रही है। गुड आंसर।
2018 में नादिया मुराद को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो पहली इराकी और यजीदी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नादिया को यह सम्मान कांगो की डॉक्टर डेनिस मुक्वेगे के साथ दिया गया था। बहुत ही जाना पहचाना चेहरा और ये इसके ऊपर चर्चा बहुत हुई। नादिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अभी भी 3 लाइफलाइन बाकी हैं आपकी। बहुत होशियारी से खेलिएगा सुनीता जी। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवी महात्म्य के अनुसार राक्षसों से युद्ध करने के लिए किसने अपने प्रकाश से देवी दुर्गा की भुजाओं का निर्माण किया था? According to the Devi Mahatmya, whose light gave goddess Durga arms to fight demons with? ऑप्शन रखता हूं। A शिव, B अग्नि, C इंद्र, D विष्णु। देवी महात्म्य के अनुसार राक्षसों के युद्ध करने के लिए किसने अपने प्रकाश से देवी दुर्गा की भुजाओं का निर्माण किया था? ऑडियंस को लड़का। ऑडियंस 50-50 उल्लू 3 लाइफलाइन है आपके पास और इंद्र। संदेह हो तो उनका आप इस्तेमाल कीजिए। गेस्ट वर्क यहाँ चलता नहीं है। हम चाहते हैं कि जो नेक काम आप कर रहे हैं उसमें ढेर सारी धनराशि जाए। सर 50-50 लेते हैं। ओके, कबीर महाशय, सुनीता जी और राजेश जी 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और जो 2 ऑप्शंस हैं इन्हें हटा दीजिए। ए और सी चले गए, बचे हैं बी अग्नि, डी विष्णु। अग्नि या विष्णु। कुछ क्लैरिटी हुआ इसकी वजह से या अभी भी कंफ्यूजन ओके, है सर। आपके पास मुझे 2 लग तो रहा है लाइफलाइन कि और बची अग्नि हुई है। है। सर एक्सपर्ट से पूछो। एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट, ओके। कबीर जी, सुनीता जी हमारे एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन लेंगी, इसे अंकित किया जाए। और आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं कर्नल शंकर, वो प्रकट हो और मदद करें सुनीता जी और राजेश की। कर्नल साहब, आपको हम एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे। देवी महात्म्य के अनुसार राक्षसों से युद्ध करने के लिए किसने अपने प्रकाश से देवी दुर्गा की भुजाओं का निर्माण किया था? 4 ऑप्शन से 2 मिट गए, 50-50 का इस्तेमाल किया था। अभी 2 बचे हैं, बी अग्नि और डी विष्णु। मेरे हिसाब से ये विष्णु है, डी विष्णु। मैं कलकत्ता में पैदा हुआ था तो वहाँ दुर्गा पूजा होता है, तो वहाँ श्लोक होता है जिसमें ये चीज़ बताया जाता है कि विष्णु ने ही उनको जो बुझ दिया था। तो आप डी विष्णु के साथ जा सकते हैं। सहमत है? कुछ और पूछना चाहते हैं उनसे? सर डी विष्णु। ओके, थैंक यू कर्नल साहब। ऑलराइट, डी विष्णु। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, द कर्नल इज राइट। थैंक यू कर्नल साहब। सभी देवताओं से एक प्रकाश पुंज निकला और देवी दुर्गा के रूप में समाहित हो गया। शिव के प्रकाश से चेहरा, अग्नि के प्रकाश से उनकी 3 आंखें और विष्णु के प्रकाश से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। ऑलराइट, सुनीता जी, राजेश जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। और जैसा कि हमने कहा था कि जब तक हूटर नहीं बचता तब तक हम खेलते जाएंगे। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। सुनीता जी और राजेश जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2019 में कौन पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी? Who became the first woman umpire to officiate in a men's ODI in the year 2019? Options: A Claire Polosak, B Doris Turner, C Kathy Cross, D Jacqueline Williams. फ्लिप द क्वेश्चन। हम स्पोर्ट्स के बारे में जानते ही नहीं है कुछ भी। ओके, कबीर महाशय, सुनीता जी को इस प्रश्न के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये अपने आखिरी लाइफलाइन जो बची हुई है, फ्लिप द क्वेश्चन, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों के लिए इसका उत्तर। बताइए, किसी एक को चूज कीजिए। ऐसे तुक्के में? हाँ बिल्कुल। डॉरिस टर्नर। डॉरिस टर्नर, बी था, लगाया जाए। नो, इट्स रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है क्लेयर पोलोसैक। ऑस्ट्रेलिया की है ये क्लेयर पोलोसैक।
ने 27 अप्रैल 2019 में वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 2 में ओमान और नामीबिया के बीच खेले हुए फाइनल मैच में अंपायरिंग की थी। तो जो आप कह रही थी, फर्स्ट वुमन एम्पायर इन अ मेंस गेम। वाह। ऑलराइट, अब ये प्रश्न हटा दिया जाएगा और हमारे पास एक सूची है 11 विषयों की, जिस यहाँ पर है ये, और आप में से किसी दोनों ने किसी एक विषय को चुना है, और वो विषय क्या था? तो आपने विषय चुना है हेरिटेज एंड हिस्ट्री। ठीक है सर। अब इसी के आधार पर अगला प्रश्न आएगा। कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और हेरिटेज एंड हिस्ट्री के आधार पर एक और प्रश्न हमारे सामने रखिए। इनमें से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था? ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल was the Hindu Widows Remarriage Act of 1856 passed? Options: A, Lord Ellenborough; B, Lord Canning; C, Lord Wellesley; या D, Lord Cornwallis. വെല്ലസ്ലി പ്രഭുവാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ലോർഡ് വെല്ലസ്ലി. 1856. ലോർഡ് വെല്ലസ്ലി. चारों लाइफलाइन आपकी चली गई सुनीता जी, सो लाइफलाइन तो इस्तेमाल, यू मस्ट नो द राइट आंसर टू विन 25 लाख रुपीस। लेकिन अगर नहीं मालूम तो आप गेम क्विट कर सकती हैं। 1250 आप जीत रही हैं। ലോർഡ് കോൺവാലിസ്. എനിക്ക് വെല്ലസ്ലി അത് 1856. 1856 ആണ് അതിൻ്റെ വെല്ലസ്ലി പ്രഭു. ഒരു രക്ഷയില്ല. വെല്ലസ്ലി. गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देगा 320 पर। सही आपको देगा 25 लाख। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं क्योंकि लाइफलाइन नहीं है। ठीक है सर, वी क्विट. डू नॉट नो द आंसर. आई थिंक वेलस्ली. फाइनल निर्णय आपका, क्विट करेंगे? ओके। कबीर महाशय, सुनीता जी और राजेश जी गेम को क्विट करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम उनको। 12,50,000 रुपए जीत गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सुनीता जी, राजेश जी। आपसे मिलकर और आपसे बात करके हम सब बहुत ही प्रभावित हुए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ सुनीता जी। आपने जिस तरह से बीड़ा उठाया है महिलाओं के प्रति, जिस तरह से आप काम कर रही हैं, बयान नहीं कर सकते उसके बारे में। और जितनी भी आपने दर्दनाक कहानियां बताई, मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों के मन में और हम सब के मन में ये जिंदगी भर रहेंगी। सर, मैं आभारी हूँ आपके और चैनल के लिए सर, क्योंकि इस तरह के एक विषय के बारे में बात करने के लिए भी एक जिगर होना है सर, क्योंकि इसके लिए भी दिलेरी है, क्योंकि बहुत ही अनप्लेजेंट टॉपिक है। कोई बात नहीं करना चाहता है, सब दबा के नीचे रखना चाहते हैं, और प्राइम टाइम पे इस तरह के एक विषय के बारे में कोई अभी तक तो किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि हम बात करेंगे खुले। तो ऑन बिहाफ ऑफ मेरे पूरे बच्चों की तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से मैं आपका नमन करती हूँ। थैंक यू। इस प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा, तो किसी एक पर उंगली रखिए। लॉर्ड वेलेस्ली. लॉर्ड वेलेस्ली? या. सी, लॉर्ड वेलेस्ली। ताला लगा जाए। No, it's the wrong answer. Lord Canning. आप दोनों में से कोई था जो कह रहा था? Okay. 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई और उससे उत्पन्न पुत्र को भी वैध घोषित किया गया। सर, अभी आप समझ गए ना सर? ये बिल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ड्राफ्ट किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ। जी, आप कह रहे थे? ये लंदन में रह के भी कोई खास काम नहीं आया सर। जब एक ब्रिटिश बंदे का नाम भी नहीं बता पाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री पढ़ने के लिए थोड़ी ही गया। जाने से पहले सुनीता जी, हम जानना चाहेंगे कि अगर हम एज ए कॉमन सिटीजन ट्रैफिकिंग का अगर कोई इंसिडेंट देखें तो क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? सर, दो बातें बताऊंगी। इस सवाल को मैं दो तरह से बांटना चाहूँगी। एक, आप क्या कर सकते हो जब आप कुछ देखते हो, तो जैसे हॉटलाइन नंबर्स हैं 1098, 1098। कोई बच्ची के साथ कुछ हो रहा है तो आप इमीडिएटली उसको कॉल कर सकते हो। औरतों के साथ कुछ हो रहा है तो 181 में आप कॉल कर सकते हो। उसको एक बाजू रखती हूँ, लेकिन मैं आम इंसान से और सबसे समाज से मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगी सर। एक, आप इस प्रॉब्लम के भाग मत बन जाओ।
डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि आप जब मौन पालन करते हैं इस समस्या के बारे में, कहीं ना कहीं आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि अपराधी बहुत ही डट के ये अपराध कर सकता है। तो जब आप देखते हैं, प्लीज़ ब्रेक योर साइलेंस, आपका मौन छिन्न भिन्न कीजिए। और क्योंकि ये करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप साइलेंट रहेंगे ये अपराधियों को हौसला बनता जाएगा। दूसरा सर, अगर हम लोग ईच ऑफ अस अपने बेटों को, आप ये मत बताइए लड़कियों को कि कैसे कराटे करना है, ताइक्वांडो करना है अपने आप को बचाव करने के लिए, या आप अपने बेटों को बताइए कि आपकी नज़रिया कैसी होनी चाहिए जब एक लड़की को देखते हैं, कि उसे एक सेक्स ऑब्जेक्ट जैसा ना देखें, वो एक खरीदी या बिकने वाली वस्तु नहीं है। अगर वो रेस्पेक्ट आप अपने लड़कों को दे सकते हैं, आप बहुत बड़ा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनीता जी। एक बार फिर बिग हैंड फॉर सुनीता जी। ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है 12 लाख, ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। अच्छा। और यहाँ आपका नाम आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर आ गया है, हम ट्रांसफर दबाएंगे। 12,50,123, ठीक है। एक और जीरो डाल देते हैं सर, तो शायद नहीं, एक और जीरो नहीं डाल सकते। मैं 10-15 होम्स बना दूं। वो बाकी सब सहयोग से आपको मिलेगा। एक चेक एक्स्ट्रा है। तो यहाँ हम कंफर्म करेंगे और ये 12,50,000 रुपए आपकी संस्था में डायरेक्टली ट्रांसफर हो गए। बहुत बहुत बधाई। तो हम चाहेंगे कि आप में से जो आपके साथ आए हुए वो यहाँ आए, हमारे एक तस्वीर लें हमारे साथ इस फोन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देवियों समझो, सुनीता कृष्णन जैसी व्यक्तित्व जब हमारे मंच पे आती है तो इंसानियत, अच्छाई, ईमानदारी, इन सब पर जो हमारा विश्वास है वो और दृढ़ हो जाता है। ये जो देश के लिए कर रहे हैं और मानवता के लिए कर रहे हैं, इसके लिए हम इन्हें बहुत सारी दुआओं के साथ अपनी ओर से एक उपाधि चिन्ह देना चाहेंगे। और वो केबीसी की तरफ से ये एक छोटी सी भेंट है